अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुश्किलात के गर्दाब में फंसी कर्ज के बोझ तले दबी मईशत को चलाने के लिए मजीद कर्ज दरकार है, जिसके लिए हुकूमत एक बार फिर IMF की दहलीज पर कासा लिए हाथ फैलाए खड़ी है। लेकिन IMF हमेशा की तरह इस बार भी इतनी आसानी से राम होने वाला कहाँ है। IMF ने भी तहिया किया हुआ है कि हुकूमत की नाक से लकीरें निकलवा कर ही छोड़ेगा, जिसके लिए IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा सामने आ गया है। IMF के मुताबिक बजट में की जाने वाली टैक्स इस्लाहात नाकाफी हैं और 4000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद हुकूमत को 200 अरब से 250 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके लिए IMF ने हुकूमत को ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है, जिसके लिए सूबों की जानिब से भी जो आमादगी है वो फिलहाल जाहिर कर दी गई है। साथ साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में हुकूमत माली खसारे को पूरा करने के लिए मिनी बजट भी ला सकती है, जबकि अवाम पहले ही 4000 रुपए के इजाफी टैक्स और बिजली की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे से बिलबिलाए हुए हैं। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं बताया जाता है कि बिजली जो है उसमें नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड कस्टमर्स जो हैं उनकी कैटेगरीज को अब उस तरीके से वो नहीं है। शायद जो नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं वो भी अब उस प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं वो भी अब उस तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। फिर बताया जाता है कि सब्सिडी दे दी गई है। सवाल फिर ये किया जाता है कि अवाम के चीख उठने तक का इंतजार क्यों किया जाता है, यही सब्सिडी या यही रिलीफ जो है किसी भी फॉर्म में बजट के अंदर क्यों नहीं दिया गया। इस तरह के बहुत से सवाल हैं। कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करें। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है माशी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नासिर इकबाल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर खाकान आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ सर, IMF की जानिब से बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि पहले भी सामने आई। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स किया जाना चाहिए, इस पर मैं आपसे भी मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन कर चुकी हूँ। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिससे हमारा कोई डिसएग्रीमेंट हो। कितना फिर भी डूएबल है? पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो हमारी डायनामिक्स हैं, जो सूबों का विफाक का आपस का एक रिलेशनशिप है, आपको पता है, उसको सामने रखते हुए बेशक आमादगी का इजहार भी हो जाए, ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशमीन, आपने जो इंट्रोडक्शन सामने रखा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। बात यह है कि आई विश देयर वाज सम अदर वे फॉर पाकिस्तान टू मूव इन द नेक्स्ट 3 years बिसाइड्स द IMF। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे, और अगर वो वे होगा तो वो ज्यादा तकलीफ दे होगा पाकिस्तान के लिए, ना कि हम अगर फंड के साथ ही चलें। आप सिर्फ गो बैक 10 months, फंड का प्रोग्राम नहीं था, 3 अरब 4 अरब डॉलर के ज़खायर थे, रुपया कमजोर हो रहा था। सो एक तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये क्लियर है कि फंड की एंगेजमेंट तो जरूरी है, पर फंड के साथ क्या एंगेजमेंट होती है ये हमेशा कंट्री अथॉरिटीज पे डिपेंड करती है। ये मैं बात इसलिए कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया है। पाकिस्तान 24वें प्रोग्राम में तो जा रहे हैं यशवीन, बट आई ऑलवेज से दिस इन एवरी इंटरव्यू दैट आई गिव। आउट ऑफ दोज हमने जिंदगी में एक बार एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कंप्लीट किया, all the rest you have left incomplete. This is how badly we've even performed, even if some reforms could have been done or were good for Pakistan. अब आ जाइए करंट प्रोग्राम में। देखिए, करंट प्रोग्राम में भी मैं कंटिन्यूसली कंट्री अथॉरिटीज को कहता हूँ कि आप अपना बजट, आप अपने एनर्जी के रिफॉर्म्स, आप अपनी प्राइवेटाइजेशन, आप अपने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सामने रख दीजिए। हम तो 13-16 में हमेशा एक पूरा प्रोग्राम MEFP, जिसको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज कहते हैं, उसका हर पैराग्राफ बना के उनको खुद भेज देते थे, फिर वो उनको ठीक कर सकते थे। अब जहां खड़े हुए हैं, अगर आप इस बजट को देखें तो सबसे बड़ा जो इस वक्त हम सब आई थिंक जनरली मिनहासुल कौम, छोड़ दें कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कोई बिजनेस क्राउड है, वो ये कह रहे हैं कि ऑल इनकम्स मस्ट बी टैक्स्ड इक्वली, यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए। जो यशवीन अपने चैनल से लेके जा रही हैं, जो मैं कंसल्टेंसीज में लेकर जा रहा हूं, जो मैं गवर्नमेंट से काम करता था वो मुझे पे करती थी, जो बिजनेसेस कमा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कमा रहा है, जो रिटेलर इनकम कमा रहा है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए। आज तक ऐसा नहीं है। इस वक्त मैंने पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ाया, नॉन सैलरीड बढ़ाया, तो एग्रीकल्चर को बीच में लाने में कोई हर्ज नहीं है। लाइफ स्टॉक को एक छूट है, उसको रिमूव करने में आई थिंक ये होना चाहिए, पर मसला वही है ना कि यशवीन से और डॉक्टर खाकान से टैक्स लेना आसान है, हमेशा से आसान था, आगे भी आसान रहेगा, हम तो टैक्स देंगे। एग्रीकल्चर इनकम वाले ने टैक्स दे देना है, और प्रोविंसेस क्या कंप्लाई करेंगी? ज्यादा बड़ा मसला वहां आ जाता है जहां प्रोविंशियल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। अब जो मुआहिदा होने जा रहा है, मैंने उसका वो पैराग्राफ पढ़ा है यशवीन, MEFP का, उसमें यहाँ तक लिखा है कि अगर प्रोविंसेस कंप्लाई नहीं कर पाएंगी बाय 1 January तो ये अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का राइट जो है वो दे देंगी
सेंटर को कि वो इसको कलेक्ट करे। इन द एंड एक्चुअली दैट इज द राइट वे टू गो। ऑल इनकम्स शुड बी विद एफपीआर टू बी टैक्स, जिनको हम इनकम्स कहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही हो, चाहे वो एग्री से आ रही हो, चाहे वो रिटेल से आ रही हो। बट आई रियली होप कि प्रोविंसेस के पास एग्री इनकम टैक्स है, उनके पास इस वक्त भी सर्विसेज पे टैक्स जीएसटी उनके पास है, मोटर व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, दे हैव अ लार्ज स्पेस टू गो बाय। फिर मैं बार बार कहता हूं फंड को थोड़ी देर अगर साइड पे भी मैं रख दूं, एनएफसी 2010 में लिखा गया था कि प्रोविंसेस अपना टैक्सेशन 1.5% तक ऑफ जीडीपी ले जाएंगी 14-15 में, इस साल को क्लोज करेंगी 0.8% ऑफ जीडीपी। सो दे हैव एम्पल स्पेस टू मूव इन द कमिंग ईयर्स एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम इस तरफ एटलीस्ट मूव कर रहे हैं। हो सकता है पहले साल कलेक्शन इतनी अच्छी ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन है, बट ये एक मूव तो करनी ही पड़ेगी ना हमें। जो 3 हमारे सेक्टर्स हैं, एग्री, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान का रियल एस्टेट और फिर पाकिस्तान के वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, पाकिस्तान के अंडर टैक्स्ड और अनटैक्स्ड सेक्टर्स जिनमें टैक्स गैप्स हैं, इनको पूरा किए बगैर कभी भी हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है वो क्रिएट नहीं हो सकेगी। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मैं डॉक्टर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नासिर इकबाल साहब सर कैसे देख रहे हैं? एक तो जाहिर है मेरा ख्याल है इस पर डिसएग्रीमेंट नहीं है कि ये जो एक बात कही गई है कि एक सेक्टर है इसको टैक्स किया जाना चाहिए, वो होना चाहिए। अगेन आपसे मैं यही सवाल करूंगी कि एक तो डूएबिलिटी कितनी आपको लगता है इंप्लीमेंट हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, बताया जा रहा है कि सालाना आमदन जिनकी 6 लाख है, ऐसे काश्तकार जो हैं 6 लाख से जायद होगी उन्हें टैक्स किया जाएगा। थोड़ा सा ये डायनामिक्स भी अगर आप एक्सप्लेन कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या इससे छोटा काश्तकार इफेक्ट होगा, कितने काश्तकार होंगे ऐसे जिनकी सालाना जो है वो इनकम इससे नीचे होगी? अच्छा, थोड़ा सा टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो टैक्स को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है कि ये कह देना कि हम टैक्स लगा देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी लग जाएगा, फलां सेक्टर पे भी लग जाएगा, ये कहना बहुत आसान है जी। हम पिछले कई सालों से रिटेल सेक्टर को तो टैक्स कर नहीं पाए, क्योंकि उसमें जो आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात की कि क्या हम इस स्टेज पे विलिंग हैं टैक्स लगाने के लिए। अभी जितनी गवर्नमेंट शैकल है, जितनी गवर्नमेंट वीक है, क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? आईएमएफ के साथ कहना बहुत आसान है कि हम एग्रीकल्चर को भी टैक्स में ले आएंगे, हम रिटेल सेक्टर को भी ले आएंगे, हम पॉइंट ऑफ सेल को भी लगा देंगे। तो जो हमने पाइड के प्लेटफॉर्म से सजेशंस दी हैं, हमने उसमें ये कहा एक तो कि तमाम लोगों को टैक्स करना चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को एक विल शो करनी है कि चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता है उसको टैक्स देना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने सजेशन दी कि हमें अवाम का बिजनेस बंद नहीं करना, हमें हर बंदे को ये नहीं करना कि वो घर बैठ जाए या उसकी बिजनेस करने की कैपेसिटी कम हो जाए, उसके लिए हमने सजेस्ट किया कि आप बिजनेस करना आसान कर दें, टैक्स का रेट कम कर दें। जब आप टैक्स रेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को टैक्स नेट में आना उनको आसान लगेगा, प्लस उनके पास जब इनकम बचेगी तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। जो ही बिजनेस एक्सपैंड होगा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ऑटोमेटिकली आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा मेरे लिए इशू ये है कि डिस्पाइट इसके कि जैसे आपने खुद बताया कि गवर्नमेंट ने 4 ट्रिलियन का इजाफी टैक्स लगा दिया, लेकिन गवर्नमेंट को अभी ये नहीं पता कि वो ये 4 ट्रिलियन कैसे कलेक्ट करेगी, प्लस जो उसके एक्सपेंडिचर हैं उस पर अभी तक बात नहीं हो रही कि उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर नजीब ने अच्छी बात की कि बहुत सारे काम हमें खुद करने हैं। हमें आसान लगता है कि हम सारा मलबा आईएमएफ पे डाल दें कि आईएमएफ ये करा, आईएमएफ ये करा। ये गवर्नमेंट के पास सबसे आसान सोल्यूशन है अवाम बेचने के लिए कि हम कुछ नहीं करते, हम नहीं करना चाहते, हम टैक्स नहीं लगाना चाहते, आईएमएफ हमसे जबरदस्ती लगवाता है। आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि आप 500 इदारे इस्लामाबाद में खोल के बैठ जाएं और उनसे काम कोई न ले। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप रेलवे का लॉस बर्दाश्त करें, पीआईए का लॉस बर्दाश्त करें, आप रियल एस्टेट को छूट दे दें, आप फलां को छूट दे दें। आईएमएफ तो ये नहीं कहता, वो तो हम खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो टैक्स एक्सपेंडिचर के नाम पे, जो टैक्स एग्जेम्पशंस के नाम पे ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन रुपया जो है वो छूट दे रहा है, कौन दे रहा है? उसको खत्म करें, बजाय इसके कि नया टैक्स लगाएं, लोगों को ये आसानियां पैदा करें। इस वक्त तक जो गवर्नमेंट की सोच है लोगों से टैक्स निकालने की सोच है, लोगों को आसानियां देने की सोच नहीं है। हम हर प्लेटफॉर्म पे पाइड के रेफरेंस से ये बात जरूर करते हैं
कि खुदारा लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों को काम करने दें। जब लोग काम करेंगे तो वो आपको खुशी से टैक्स देंगे। बिल्कुल, और जब लोगों को कहते हैं कि वो कुर्बानी दें, वो कंट्रीब्यूट करें, वो बेल्ट टाइटनिंग करें, तो गवर्नमेंट खुद भी कुछ करती हुई नजर आए, लगे कि हुकूमत भी आवाम के साथ मिलकर कोई अपना हिस्सा डाल रही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस बजट में तो यही समझ में आया कि हुकूमत अपना हिस्सा मजीद बढ़ा रही है और मांग रही है कि इसको और बढ़ा दें, चाहे वो करंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी और तरह की मराहत या अलाउंसेस के फॉर्म में हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान साहब, सर ये ज़राअत से मुंसलिक जो सारिफीन है उनके लिए बिजली की फी यूनिट में भी सर 6 रुपये 62 पैसे का कुछ इजाफा जो है वो बताया जा रहा है कि वो सामने आएगा, और ये बुनियादी टैरिफ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इजाफा है जो बताया जा रहा है। सर इसको किस तरीके से देखते हैं, इसके क्या असरात होंगे? पहले ही जो कुछ अजनास हैं जो इस तरह के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, आटा है, सूजी है, मैदा है, उनकी कीमतों में इजाफे की वजह से आपको पता है एक उसका फिर एक आगे इफेक्ट आता है जिसके अंदर जो उनसे बनने वाली चीजें हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगी हो रही हैं। डबल रोटी की आप बात कर लें, इस तरह की और कुछ चीजें, तो क्या इसका एक तो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होगा, ज़राअत के शोबों से मुंसलिक लोगों पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? एक तो यशवीन, डॉक्टर नासिर ने जो बात की है ना कि इस बजट की अप्रोच पेपर अगर मैंने लिखा होता तो वो लिखता ही एक्सपेंडिचर साइड के कट्स और एक्सपेंडिचर साइड्स की रिफॉर्म से था, ताकि हुकूमत ये सिग्नल दे सकती जिसकी आप गुफ्तगू कर रही हैं और आज कह रही हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, चाहे वो लीनर गवर्नमेंट होती, चाहे वो पेंशन का रिफॉर्म होता, चाहे वो पाकिस्तान की टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज होती, चाहे वो कटौती होती करंट एक्सपेंडिचर की, चाहे वो पीएसडीपी को एकदम 700 से 1500 ना ले जाना होता। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि दैट इज हाउ द अप्रोच पेपर ऑफ द करंट बजट शुड हैव बीन रिटन, और अब भी कुछ नहीं गुजरा। 18,900 अरब का बजट प्रेजेंट हुआ है। मैं आज भी कहता हूं कि इट वुड टेक अस अ फ्यू आवर्स के ऊपर के 900 अरब आप उड़ा दें तो ये एक्सपेंडिचर कट्स जो हैं आपकी टैक्सेशन का बोझ कम कर सकते हैं इस साल में, और फंड भी कन्विंस हो सकता है। सो ये टेकिंग अ क्यू फ्रॉम जो हम अर्लियर आप नासिर साहब से कॉन्वर्सेशन कर रही थी। अब आप आ जाइए कि अगर ये दो काम यानी कि टैक्स रिफॉर्म विच मीन्स बोथ टैक्सिंग एवरीवन एंड कंप्लायंस थ्रू ईजियर टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, अगर हम ये अगले आने वाले साल 2 साल में कर लेते हैं तो बजट की शेप बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब पर कलीदी मसला कारोबार चलाना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। कारोबार में आसानियां पैदा करना है, उसमें दो ही चीज़ें, एक ये है कि या तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी कंपेटिटिव हो जाए कि पाकिस्तान में हर कोई कारोबार करना चाहे, कोई सेविंग्स में पैसे ना रखना चाहे, कोई प्रॉपर्टी में ना रखना चाहे, क्योंकि मुझे एक फोमो हो रहा हो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो कि यार मैं प्रॉपर्टी की बजाय अगर चप्पल बना के बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा मुनाफा आएगा क्योंकि कॉस्ट ही इतनी कम है। एनर्जी सेक्टर जो है पूरे मुल्क को यशफीन बिठा रहा नहीं है, बल्कि इसने एक तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल जो है रोका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका मसला यह कि मैं इसको कंपेयर आसानी से करता हूं, एक टेलीकॉम सेक्टर है, हमने प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया और लिबरलाइज किया, कंपनियां आई, टेलीनॉर बंद होकर गई भी, जोंग आ गई, मोबाइलिंक आ गई, यूफोन आ गई, इन एंड आउट चलें, एक कंपटीशन क्रिएट हुआ, हमने मार्केट को चलने दिया। एनर्जी में हुआ ये है कि कोल का पावर प्लांट भी हुकूमत ने लगाया, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया, एलएनजी भी हमने खुद पीएसडीपी से फाइनेंस कराया। होता ये रहा है कि हम गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट फुटप्रिंट बढ़ाते रहे हैं और दूसरी तरफ से ये कहते रहे हैं कि यार डिस्कोस को बेचते हैं। फिर हमने नेप्रा ओगरा बनाए और हम कभी भी मार्केट मेकर रेगुलेटर, ये मैं बड़ी क्लियर हूं, एक एनर्जी ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटर है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हूं, हमने 2 रेगुलेटर्स बना दिए, उसमें ही चीज गुम हो गई कि ये 2 तो है ही नहीं है, एनर्जी तो एक सिंगल सोर्स है यार। आई मीन ये थॉट प्रोसेस गलत हुआ। हुकूमत का बहुत बड़ा फुटप्रिंट 10 डिस्कोस हैं यशवीन, ये स्टेट मोनोपोलीज हैं, 2 सुई कंपनीज हैं, स्टेट मोनोपोलीज हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर लूं, आपने कहा स्टेट मोनोपोलीज है, मैंने अली परवेज मलिक साहब से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम करेंगे इनको प्राइवेटाइज, लेकिन हमें खतरा ये है कि फिर ये नेचुरल मोनोपोलीज बन जाएंगी। तो वो तो नेचुरल मोनोपोलीज नहीं बन जाना चाहिए उनको ऑटोमेटिकली, वो तो बनेंगी अगर हम उस मॉडल पर जाएंगे। इसमें रिलक्टेंस क्या है या जो उनका कंसर्न है वो आपको समझ में आया? देखिए, एक तो रिलक्टेंस ये है कि पाकिस्तान में जो ये डिस्कोस बनी ना, चूंकि अब मैं आपको जुजियात में जाके बताता हूँ, तो प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन उस वक्त मेरे दफ्तर में थे और हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हम लेस्को और हेस्को और आईएसको इन 3 की गुफ्तगू कर रहे थे, एक वीकर थी, 2 अच्छे थे।
पता ये चला कि लेस्को को जब करने जा रहे थे तो वो तो सारी प्रॉपर्टी ही पंजाब गवर्नमेंट के नाम थी, वहां पे ग्रिड स्टेशन लग गए। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, ये आसान नहीं है। ये 20-20, 25-25 साल से इस पे हैं। फिर हमने इसको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या रिटेल बिजनेस को अलहदा करें, क्या छोटे डिस्कोस बनेंगे। यही तो सारी प्रॉब्लम है कि दिस इज नॉट अ स्मॉल, ये कोई बैंक नहीं है जिसको एक बैंक को बेचना हो। क्या हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को अलहदा करेंगे, रिटेल को अलहदा करेंगे, कैसे इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे? दिस इज वेयर द डिफिकल्ट टास्क है। फिर ये जमीनें कैसे ट्रांसफर होंगी? आपको पता है पीटीसीएल की आज भी जमीनें $800 मिलियन की वजह से हम नहीं ले पा रहे, बिकॉज वो जमीनें ही ट्रांसफर नहीं हुई जिनका हमने वादे वहीद किया था। 20 साल में सोचें $800 मिलियन की आज क्या कीमत है। तो मैं इसमें ये गुजारिश करता हूं कि एक तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ही वो इदारा नहीं है जो ये काम कर सके। आई एम रियली ऑनेस्ट इन दिस। अब इसका क्या मतलब है? हमने कमीशन इसलिए बनाया था कि डिवीजन से अलहदा करके एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हेड होगा जिसको आप चेयरपर्सन कहेंगे। वो खातून उसका काम होगा कि वो मर्जर्स कराती रही हो, एक्विजिशंस करती रही हो, प्राइवेटाइजेशंस को समझती हो। आज तक हम ये काम नहीं कर सके। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, वापस आके थोड़ा सा इस पर और बात करते हैं, खासतौर पर जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात है, क्योंकि अगेन जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आए हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि बस कुछ दिनों की बात है, हम पता नहीं 38 प्रॉब्ली वो शायद ऑर्गेनाइजेशंस का क्लेम करके गए कि उनका हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। तो क्या नजर आ रहा है ऐसा कोई काम मुकम्मल हुआ हुआ कि नहीं? इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सर जो हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, खास तौर पे जो डिस्कोर्स की बात की डॉक्टर खाकान साहब ने, प्राइवेटाइजेशन जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाले ये भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि KESC कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उतना अच्छा और इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। जब सर्विस डिलीवरी की बात आती है तो वो कोई बहुत सक्सेसफुल शायद वो नहीं था, तजर्बा नहीं था। डू यू एग्री विद दैट ऑल्सो? देखिए, अभी डॉक्टर अंजीरी में बड़ी अच्छी आपको एग्जांपल दी कि पीटीसीएल को हमने प्राइवेटाइज किया तो आज तक हम लैंड के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का नाम लेना बहुत आसान है, बट हमने किस चीज़ को प्राइवेटाइज करना है? क्या गवर्नमेंट को ये पता है? ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ को रन कर रही है, वो उसको पता है कि हमने क्या प्राइवेटाइज करना है? क्या हमने लैंड प्राइवेटाइज करनी है? क्या हमने मैनेजरियल स्ट्रक्चर प्राइवेटाइज करना है? क्या हमने उसके एसेट्स को सेल करना है? किसी को कुछ नहीं पता। जब तक इन चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं आएगी, जो प्राइवेटेशन कमीशन है उसको एम्पावर नहीं किया जाएगा कि वो इन चीज़ों को रिव्यू करे और देखे क्या प्राइवेटाइज करना है, तब तक वही केस बनेगा जो आपने कहा कि हम स्टेट मोनोपोली से निकल के नेचुरल मोनोपोली की तरफ चले जाएंगे। इसका सलूशन क्या है? हमने इसका बड़ा सलूशन दिया है कि तमाम इस तरह की जितनी भी बड़ी एसओईज हैं उनको आप लिस्ट कर दें, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें, लोगों को कहें जिसके शेयर परचेज करें। लेट एवरी इंडिविजुअल मेक अ पार्ट ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। हर बंदा अपने शेयर खरीदे, जो दुनिया में बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। इससे ना तो आपकी नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होगी बल्कि एक कंपटीशन क्रिएट होगा। हर बंदा प्रॉफिट अर्न करेगा। आपने बैंक बेचते हुए क्या किया? आपने चंद लोगों को, जो बड़े आपके जो फाइनेंसर थे, आपने उनको बैंक बेच दिए, एक बंदा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर उसी को आप लिस्ट कर देते आज हर बंदा, पाकिस्तानी बंदा उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा होता। तो ये सारी वो चीजें जिनको हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या कहते क्या हैं। हमारा करना कुछ और होता है और हम कहते कुछ और गवर्नमेंट की वर्किंग जीरो है। आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में मिलेगा जी हम इस साल में फर्स्ट फेज में इतनी एसओईज को प्राइवेटाइज कर देंगे। आज तक यूटिलिटी स्टोर को तो ये प्राइवेटाइज नहीं कर पाए, जो बहुत आसान है। हर दफा आप 50 बिलियन से 100 बिलियन आप उसमें अब सब्सिडी उसको दे रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन हुकूमत का जो क्लेम है डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि कोई हुकूमत वाकई काम कर रही है, या कोई आप लोगों ने इसके कोई आसार कहीं पर देखे हैं? वो कहते हैं जी हम तो पता नहीं कितनी जो है वो चीजें प्राइवेटाइज करने वाले हैं, इन अ मैटर ऑफ अ मंथ और 2 जो है वो आपको पता लग जाएगा। PIA की प्राइवेटाइजेशन का भी हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं कि उस पर काम हो गया, 2 महीने में तो वो भी अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई। तो ये जो इतना बड़ा क्लेम है इसको कैसे देखते हैं? देखें, क्लेम बहुत आसान है। हमने 2014 में कहा कि गेम चेंज हो गई है। वो गेम तो सर हमारी हर वक्त चेंज होती रहती है, हर चीज से हो जाती है। अब हम उस डेट ट्रैप में फंस गए। गेम हमारी ये चेंज हुई कि आज 10 साल बाद हम ऐसे डेट ट्रैप में फंसे हैं कि अभी हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने डॉलर कैसे पे करने हैं। इसी तरह जितनी प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है उसमें हमारी सक्सेस रेट देखें। आपको खान साहब ने एक एग्जाम्पल दिया है
PTCL की, अभी तक हम $800 मिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। हाँ। इसी तरह यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि वो जो इजी पार्ट है, थोड़ा सा हम IMF को शो करें, उससे थोड़ा सा लोन ले रहे हैं, हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। क्या रिफॉर्म्स की तरफ हम जाना चाहते हैं? बजट डॉक्यूमेंट आपको कोई रिफ्लेक्शन ऐसी नहीं देता। खाकान ने सही कहा कि जो आपने बजट बनाया, अगर आप रिफॉर्म्स की तरफ जाते, अगर आप एक्सपेंडिचर फोकस बजट बनाते, तो आपको PSD डबल करने की जरूरत नहीं थी। आप वहां बताते कि फर्स्ट स्टेप पे मिनिस्ट्री बंद करना कितना मुश्किल काम है। आप एक मिनिस्ट्री नहीं बंद कर सकते। आप मिनिस्ट्री तो दूर की बात, एक डिपार्टमेंट जो 500 डिपार्टमेंट पिछले 8 सालों से गवर्नमेंट की लिस्ट में पड़े हुए हैं कि ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं करते, आप उनको बंद नहीं कर पा रहे। क्यों? कि सबके साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके रेंट इन्वॉल्व है। लेकिन शायद काम शुरू कर दिए, 5 वजारतें खत्म करने का ऐलान जो है वो कर दिया है हुकूमत ने। So maybe they've started. ये तो हमने 18th अमेंडमेंट के बाद भी ऐलान किया था कि तमाम जो पावर्स हमने प्रोविंस को दे दिए हैं वो मिनिस्ट्रीज हमने खत्म करनी है। हम क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं उसी मिनिस्ट्री का। अब हम कोई ऐसा नाम रखेंगे जो हमें लगेगा कि ये वाकई फेडरल सब्जेक्ट है, इसको फेडरल में रहना है। हमने पानी की अलग मिनिस्ट्री बना देंगे, हम गैस की अलग मिनिस्ट्री बना देंगे, हम LNG की अलग बना देंगे। तो दिस इज अच्छा, ये वैसे आप बात करें ना डॉक्टर खाकान, हाउ डू यू लुक एट दिस प्रॉब्लम? हम क्यों ये नहीं करना चाहते? ये करने से, ये वाले मामलात को रिजॉल्व करने से गवर्नमेंट का, ये जो लोग इस वक्त मामलात को, जिस भी वक्त मामलात को चला रहे होते हैं, उनका क्या नुकसान हो सकता है? मैंने एक दफा कुछ रिसर्च करने की अपने तौर पे कोशिश की, मुझे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स का फेडरल गवर्नमेंट में नाम पता चला जो कि मुझे अब याद भी नहीं है, और मेरे लिए उस वक्त भी हैरत का बाइस था कि ये इदारे क्या कर रहे हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। बल्कि थोड़ा इंक्वायर करने में पता लगा कि वहां बैठे वालों को भी कोई खास नहीं पता कि वो वहां क्यों बैठे हुए। हम क्यों, why are we scared? Why don't we try to do away with such things and such expenses? So because हम बहुत सहर हासिल गुफ्तगू करें यशमीन, just to close your last topic, ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये पनेशिया नहीं है, ये कोई there is nothing game changing about it. It is एक जुज है उस एनर्जी स्ट्रैटेजी का जो मैं पाकिस्तान पे अप्लाई करना चाहता हूँ, जिसमें पहले कॉस्ट भी नीचे लानी है, जनरेशन उसको ठीक करना है, टैरिफ रिफॉर्म करना है, मैंने सब्सिडी रिफॉर्म करना है, मैंने पाकिस्तान की जो गैस ज़ाया हो रही है मेरे घर में उसको बंद करना है, पाकिस्तान की जो सरप्लस कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कराना है, IPP से निगोशिएट करना है। इसके साथ साथ मुझे प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी लानी है। दिस इज माय फ्रेमवर्क। सो एक तो बिल्कुल सो दैट कॉम क्लियर हो, कल को कहें जी नासिर वो कहते थे कि प्राइवेटाइज अच्छी तरह करेंगे तो अच्छा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, यू नो, वन हैज टू हैव वेरी क्रिस्टल क्लैरिटी ऑन दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी डिफिकल्ट थिंग, देखिए स्टेट रिफॉर्म जो है, जहाँ पे जो स्टेट के पास 17 सब्जेक्ट हैं इस वक्त, ज़कात, ओशन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, all these subjects 18वीं तरमीम has to be read together with 7th NFC award. इसकी ये सारे सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं और इसके जो पैसे हैं वो हम दे चुके हैं प्रोविंसेस को 57.5% की शक्ल में, और आज भी 300 से 600 अरब रुपया इन पे खर्च कर रहे हैं। सो एक तो बिल्कुल क्लैरिटी रखें। इसके आगे भी हम एक काम कर चुके हैं यशवीन, जो कभी बात ही कोई नहीं करता, वो ये है कि हमने मेंबर्स बनाए हुए हैं प्लानिंग कमीशन में कि मेंबर सोशल वेलफेयर, उनका काम यह है कि ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है ना, मुझसे किसी ने बड़े बहुत ही लीडरशिप में पूछा कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि ये नीचे दे दें तो ये कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो मैंने कहा सर आपको तो बताना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि प्लानिंग में कौन कौन से मेंबर बैठे हैं। मेंबर एनर्जी भी बैठे हैं, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठे हैं, मेंबर सोशल सेक्टर, वो कर लेंगे कोऑर्डिनेट। यही आई थिंक ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है। तो ये भी नासिर साहब ने सही फरमाया कि ये जो अदारे हैं इनको आप यूज करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी जो अदारे जो डिविजन्स हैं इतनी, उनको खत्म करने की कोशिश करें। इनसे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ये सारे पैसे हम नीचे दे चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे? सो यू नो देयर इज अ रिडंडेंसी एलिमेंट देयर, हम इनको निकाल नहीं सकते, सो हमें कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा इनको। दीज आर द थॉट प्रोसेसेस। पर देखें ना यशवीन, बड़े दुख से ये कहूँ अगर मैं कि मैं अभी पाकिस्तान नहीं आया था और मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था, तो मुझे मालूम था कि इन कमिंग इयर्स आई वांट टू कम एंड सर्व, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो मैं 2004 की नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की किताबें पढ़ता था, यही चीजें लिखी हुई थी। आज ठीक 20 साल बाद
मैं यही चीज़ें आपको कह रहा हूँ। सो ये 17 सब्जेक्ट, फिर ये भी समझें कि ये स्टेट फंडेड पेंशन से भी निकलना है आपने। हाँ। इसमें कोई आरा नहीं हो सकती दो कि ये बोझ ट्रिलियंस का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे भी एक बड़ा रिफॉर्म है। पीएसडीपी क्या 10 ट्रिलियन का अगले 10 साल में खत्म नहीं होगा? इसके नए प्रोजेक्ट 19% इस साल हम खर्च करने जा रहे हैं। यार वो गलतियां तो ना करें ना हम। ये तो हमें क्लियर है कि हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते क्योंकि पुराने खत्म करके उनका वैल्यू हमने उठानी है। सो दिस इज वेयर द रियल हार्ड वर्क इज। वो मैं अभी मेरे लिंच का आई थिंक एक सुन रहा था, बड़ा अच्छा लोगो, यू नो पाकिस्तान इज ओल्ड स्कूल हार्ड वर्क दैट नीड्स टू बी डन। ये जो टेक ऑफ और ये एशियन टाइगर, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट दीज थिंग्स। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वुड मेक पाकिस्तान लुक वेरी डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही एशियन टाइगर्स और वो तो मेरा ख्याल है अभी पहले हम अपने बुनियादी वो मामला, जैसे आपने बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया। मैं हमेशा आपसे भी प्रोग्राम में ये सवाल करती हूँ कि हमें भी अब 15-16 साल हो गए ये काम करते हुए, हम यही डिस्कशन करते हैं जब मईशत की बात आती है। तब्दीली कोई नहीं है। एक ब्रेक लेनी है, सब ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। मजीद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर नासिर साहब से प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, वक्त भी थोड़ा महदूद है, इसको अगर थोड़ा सा क्विक हम रखें। मिनी बजट सर, कोई इसका कोई खतरा आप समझते हैं मंडला रहा है? वो जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि जो 4000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने के बावजूद भी अभी भी एक शॉर्टफॉल है 200-250 का, जो हमें बताया जा रहा है कि जिसको अभी जिस गैप को फर्दर ब्रिज करना है। तो क्या आपको लगता है कि मजीद अब आवाम जो है वो कमर कस लें, वो बेल्ट टाइटनिंग की जो बात है वो मैंने और आपने ही करनी है, तो हम मजीद तैयार हों उसके लिए? आई थिंक हमें इस पे बड़ा ऑनेस्ट होने की जरूरत है। तो हम इसको एनुअल बजट कहने के बजाय अगर हम इसका नाम ही क्वार्टरली बजट रखते हैं तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ताकि वो जो एक करंट लगता है हर 2 माह बाद 3 माह बाद मिनी बजट के नाम से, हम पहले से तैयार हों कि हर क्वार्टर के बाद एक नया बजट आना है जिसमें हमने टैक्स की रिवीजन करनी है, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर को ऊपर नीचे करना है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटजी रादर देन सेइंग अ मिनी बजट। तो डेफिनेटली ये आपको इंशाल्लाह 2 माह बाद नजर आएगा, क्योंकि देखिए बजट जो हमने बनाया है वो हमने टैक्स बेस्ड बजट बनाया है। जब हम टैक्स बेस्ड बजट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिन रिटेलर्स की हम बात कर रहे थे कि उनको हम पॉइंट ऑफ सेल पे ले आएंगे, उनकी हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वो तो हमसे हो नहीं रहे। हमने स्कीम्स भी लॉन्च कर दी, वो भी नहीं कामयाब हो रही। तो अब अल्टरनेटिव क्या होगा? अब हमने एक नया एलिमेंट लिया है कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएंगे। प्रोविंस पिछले 10 सालों में तो अभी तक, क्योंकि उनका अपना एक कंपटीशन चल रहा होता है विद इन प्रोविंस, तो वो टैक्स लगाना नहीं चाहते। ये नई डिबेट अगर शुरू होती है कि इसको फेडरल सब्जेक्ट बनाएं, तो उस पे जो अमेंडमेंट्स हैं उसको कौन फेवर करेगा? तो अभी तक हमने जो असल इशू अगर हम समझें तो शायद हमारे जो डिसीजन मेकर हैं या जो कंसर्न लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो हमने अनसर्टन इन्वायरमेंट रखा हुआ है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा क्राइसिस से निकलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया को आप देख लें तो सर्टेनिटी पहला असूल है। हमारा यहाँ बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोगों को सुबह नहीं पता कि आप पे कितना कौन सा बोझ डाल दिया जाएगा। लोगों को कल नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है, हम IMF से डिक्टेशन। मैं ये कहने लगी थी मईशत व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता कि उन्होंने शाम को कैसे बिहेव करना है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ही मामला लगता है। डॉक्टर खाकान सर, फिर वुड यू एग्री विद डॉक्टर नासिर कि हम क्वार्टरली बजट की तैयारी करें, उसको मिनी बजट कह दें, जो मर्जी कह दें, लेकिन ये मामला करना पड़ेगा, होगा? देखिए, व्हेन यू आर इन अ फंड प्रोग्राम प्रॉब्लम ये होती है, क्वार्टरली रिव्यूज आ रहे होते हैं। क्वार्टरली रिव्यूज को पास कराने के लिए कई दफ़ा एडजस्टमेंट्स करते चले जाना पड़ता है। 13,000 का जो हदफ है वो इस वक्त भी बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग है, इन द सेंस कि स्लोइंग इकोनॉमी है, उसमें इतना बड़ा ये टास्क करना। सो लेट्स सी हाउ वी बिहेव। बट अगर एक्सपेंडिचर्स का अभी भी 800-900 अरब का रूम है, अगर उसको संभालेंगे तो शायद नई टैक्सेशन ना करनी पड़े। बट हैविंग सेड दैट, जो अच्छी बात है, आई ऑलवेज लाइक टू एंड माई इंटरव्यूज ऑन अ पॉजिटिव नोट। हियर्स वन थिंग, अदराक जो है वो एटलीस्ट पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को बड़ा क्लियर है कि हाउ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स वन थिंग। दूसरा ये है कि हमारे हैंड्स जो हैं एटलीस्ट फोर्स हो गए हैं कि PIA को नहीं बेचेंगे तो बंद हो जाएगी। सो वी आर मूविंग अहेड ऑन दिस, सो दैट्स अ गुड थिंग। अब गवर्नमेंट को भी ये पुश है कि 18वीं तरमीम हुई है, वी वांट टू पुश ऑन दीस थिंग्स।
ये 3-4 चीजों को अगर मिलाकर एक बिग टिकट आइटम भी हो जाता है, सो चलो एटलीस्ट देयर इज अ रे ऑफ होप। बट एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप बिकॉज देयर आर प्रेशर्स ऑन द एनर्जी साइड, सो आई एम अ लिटिल अनकंफर्टेबल विद द इन्फ्लेशन फिगर्स दैट वी विल सी। सो ऑल इन ऑल, you know, still a very mixed picture of an economy which is trying to grapple with a lot of things, and I really hope कि हुकूमत कुछ professionals लाकर ये कुछ काम structural जो है beyond the IMF program कर सकेगी. Otherwise 3 years down the road the country will not look much different. Yashveen, I'm going to take 1 second and say something. Today is Pakistan's day to think about कि ये population, ये world population day है. ये सारी बातें नासिर, मैंने और यशवीन ने जो आज की हैं वो अधूरी रह जाएंगी अगर मैं ये ना कहूँ कि अगर हम 70 लाख का एक फैसलाबाद हर साल खड़ा करेंगे तो हम किसी सूरत भी जितने मर्जी अच्छे इकोनॉमिस्ट या फाइनेंसर्स डाल दें, हम ये टास्क कर नहीं पाएंगे। ये तो मेरी हमेशा लोगों को ये यू नो आई ऑलवेज सेज फॉर आवर मदर्स टू बी यू नो हैव बेटर हेल्थ, पॉपुलेशन मैनेजमेंट के बारे में जरूर सोचें। हो नहीं सकता कि हम 2-2.5% पे ग्रोथ करें, और मैं हमेशा कहता हूं, हम कहते हैं ना कि हमारी दोस्ती चाइना से, हिमालय से भी ऊंची और पता नहीं कहां से गहरी है। तो यार उन्होंने तो फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी करके ये सारा हमें दिखाया था। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर आल्सो द क्रूशियल सोशल सेक्टर थिंग्स which will give us space to do what we want to do with 40% stunted children in this country. Yeah, that's a very major issue. डॉक्टर साहब, आप क्लोजिंग नोट पे इससे एग्री करते हैं जो बात अभी डॉक्टर साहब करेंगे? ये भी एक एरिया है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। जी Yes, population is always a big issue. अगर हम अपनी पिछले 10 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो लेस देन 2% है, जबकि हमारी पॉपुलेशन 2.5-2.7 पे ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में हमारी डेवलपमेंट नीचे की तरफ गई है, और अभी तक हमें ये क्लैरिटी नहीं है। हमने इसको मजहब का रंग दे दिया, कभी हमने इसको कल्चर का रंग दे दिया, कभी हमने इसको कुछ और रंग दे दिया, हमें क्लैरिटी नहीं है। जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो सबसे मेन इशू ये होना चाहिए कि उसमें ना मजहब आता है, ना आपका कल्चर आता है, ना आपके बाकी फैक्टर आते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉलिसीज और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। बिल्कुल ठीक है। मुल्क को कैसे आगे लेके, जी क्लैरिटी की जरूरत, बिल्कुल क्लैरिटी की ज़रूरत है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनको हम अपने बहुत गहरे दोस्त बताते हैं, उन्हीं के जो तजर्बात है उनसे अगर सीख के कुछ मामलात को चला लिया जाए तो मेरे ख्याल उसमें बेहतरी आ सकती है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।